यूजीसी के नियमों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया और यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर लाइव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, नमस्कार आपको, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? धन्यवाद जी धन्यवाद। हाँ अमन जी, मुझे आवाज आ रही है जी। कल ही मैं सुन रहा था आप हमारे सहयोगी जावेद से बात कर रहे थे, उसमें आपने कहा था कि सरकार ये वापस ना ले इन नियमों को। सरकार ने तो नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर रोक लगा दी है। चंद्रशेखर जी जी, मैंने अभी देखी सुप्रीम कोर्ट का जो है, हाँ मीडिया चैनल्स पे देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। बिल्कुल देखा मैंने। नहीं तो ये आप स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? देखिए, मैं आपके को स्पष्ट कर दूं कुछ चीजें। मैं मानता हूं, मैं यूजीसी की गाइडलाइन के साथ खड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है। मैं एक अधिवक्ता भी हूं, जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का हमेशा सम्मान करता हूं। मैं मानता हूं कि ये इस वजह से हुआ कि सरकार अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाई। सरकार ने कमजोरों के पक्ष को मजबूती से नहीं रखा। सरकार के कमजोर पक्ष के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में जिस तरह के फैक्ट में उन्होंने कमी रखी, उसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दी, दूसरी सुनवाई की डेट दे दी है जी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है उस पर आप कुछ सारी गलती, चंद्रशेखर जी इसमें सारी गलती वो सरकार की है। सरकार अगर मजबूत पक्ष रखती, सरकार अपनी बात को मजबूती से कहती, 118% की वृद्धि, और उसमें जो है पहले से डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला केस में सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशन के आधार पर जो गाइडलाइन बनी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे रोक लगा देता? ठीक। तो सरकार के कमजोर पक्ष की वजह से सरकार ने सोचा कि सामान्य वर्ग भी नाराज ना हो और पिछड़े अति पिछड़े दलित भी नाराज ना हो, आदिवासी भी नाराज ना हो, तो शैडो पॉलिटिक्स के हिसाब से ठीक कर लेते हैं। हमने तो ये गाइडलाइन तो बनी गई है, लेकिन अब इस पर विरोध हो गया है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका अगर इस पर रोक लगा दे तो ठीक है, हो जाएगा। इतना तो सब देश समझता ही है, कोई अब देश इतना बेवकूफ थोड़ा ही रहा भाई। पढ़ने लिखने लगे, जब पढ़ते लिखते तब तो ठीक था, अब तो पढ़ने लिखने लगे। ये शैडो पॉलिटिक्स का थोड़ा आप समझाएंगे विस्तार से? शैडो पॉलिटिक्स मतलब ये बीजेपी का गेम प्लान था, दोनों को साध लिया, पिछड़ों को भी अगड़ों को भी। आप ये कहने गेम प्लान था शैडो पॉलिटिक्स? हाँ बिल्कुल गेम प्लान था। अगर वास्तविकता में आप हितैषी थे तो आप मजबूती से जब आप, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एचआरडी मिनिस्टर, ये कह रहे थे कि इससे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और ये बहुत जिम्मेदारी से बनाई गई है, तो फिर आप अपने पक्ष को भी रखते सर्वोच्च न्यायपालिका मजबूती से। और मैं कह रहा हूं, अगर सरकार वास्तविकता में शैडो पॉलिटिक्स नहीं कर रही है तो सरकार करे कि इसको, अभी पार्लियामेंट शुरू होगी, पार्लियामेंट में बिल लिया है और इसको पास कराते, हम लोग इसका समर्थन करेंगे पार्लियामेंट में, ठीक है, और बिल इसका समर्थन करेंगे और इसको 9वीं अनुसूची में डाल दें, खत्म हो जाएगा खेल ही साहब। इतना तो पॉलिटिक्स हम लोग समझते ही हैं कि कौन सी चीज सरकार के हित में कौन सी कर सकती है। लेकिन चंद्रशेखर जी, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने कहा कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते तो समाज बट जाता। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जी, कि भारत की एकता शिक्षण संस्थानों में दिखनी चाहिए। अलग थलग या बटे हुए कैंपस में माहौल बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 75 साल की संवैधानिक प्रगति के बावजूद जाति विहीन समाज की ओर बढ़ने के बजाय पिछड़ेपन की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट। चंद्रशेखर जी ठीक है, एक एक करके आप बताते रहेंगे तो मैं जवाब देता रहूंगा भाई जी, यही मेरा सवाल है जी। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पहला कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो पहला उन्होंने वो कहा, टिप्पणी की, वो आप मुझे बता दो, मैं जवाब दे दूंगा आपकी बात का, जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते तो समाज बट जाता, यानी कि यूजीसी की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बांटने वाली थी। चंद्रशेखर जी, तो यूजीसी की गाइडलाइन सरकार ने बनाई, तो इसका मतलब भारत सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार देश को बांटने का काम कर रही। एक बात, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, तो भाई मैं ये कह रहा हूं, जितनी त्वरित सुनवाई इस मामले में हुई है, मैं प्रशंसा करता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका की, लेकिन 69 शिक्षक भर्ती का मामला भी 1 साल से पेंडिंग है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका दलित पिछड़ों की तरफ भी देख रहे हैं, जहां 20,000 पदों पर घोटाला हुआ है, और मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के लिए जिसके हर साल आंदोलन होता है, और वहां की सरकार ने भी कर दिया था, लेकिन फिर रोक लगी हुई, उसको भी एक बार कृपया देख लें माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं मानता हूं अच्छी बात है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है उनके ऊपर कि वो देश ना बंटने दें,
लेकिन अगर सरकार बांटने का काम कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार को संभालें, सरकार पर निगरानी करें। लेकिन जितनी त्वरितता इस बार दिखाई गई है, वो दलित पिछड़ों के जब अधिकारों के मामले जाते हैं वो उस पर क्यों नहीं दिखाई जाती? क्यों वो 1-1 साल से पेंडिंग पड़े हुए? ये बड़ा सवाल हम लोगों के मन में शंका पैदा कर देता है। और रही बात इस बात की कि भाई इससे जो है बट जाएगा, तो मैं मानता हूं अभी इस देश में हिंदू राष्ट्र का नारा लग रहा था, हिंदू भाई, जात पात की करो भाई, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के, पिछड़े और दलित और आदिवासियों को संरक्षण के लिए एक कानून बना, एक गाइडलाइन बनी, जिस पे अभी तक कोई एक प्रैक्टिकल जो है केसेज नहीं आया है, जो अभी तक जो है पूर्ण रूप से, जिसमें अभी समता समिति भी नहीं बनी है, वो लागू भी नहीं हुई अभी तक, ठीक है, वो गजट बन गया लेकिन वो अभी तक उसका कहीं जो है कोई प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता मैं लाजमी समझता हूं। लेकिन ये चिंताएं जो हैं, जिस तरह से 118% की वृद्धि हुई और जिस तरह से